हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत 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 अच्छे हैं और जो पहला लेक्चर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लगा चुके हैं। क्लियर। शुरू करते हैं आज दूसरी क्लास के साथ और हम दूसरा चैप्टर करने वाले हैं। सर, आपने एक क्लास के अंदर एक चैप्टर निपटा दिया तो ध्यान रखना आप बहुत स्पीड से जा रहे हो और बहुत अच्छे जो मार्क्स हैं वो स्कोर कर सकते हो। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं हम सेकंड लेक्चर को। सेकंड लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं जी। हमने पहले लेक्चर में देखा था कि जो वित्तीय प्रबंध है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, आज के टाइम पे वो मैनेजमेंट का एक अलग पार्ट बन चुका है, मतलब टॉप मैनेजमेंट के बराबर आता है। क्लियर। आज हम क्या देखने वाले हैं जी, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है कि जो वित्तीय नियोजन है वो करना। हमने क्या देखा था कि जो ट्रेडिशनल यानी परंपरागत जो विचारधारा थी वो क्या बोलती थी आपको जी, वो कहती थी कि वित्तीय जो प्रबंध है उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसे का अनुमान लगाने से होता है। ठीक है। जबकि जो आधुनिक विचारधारा थी वो हमें क्या कहती थी कि वित्तीय प्रबंध का मतलब केवल पैसे का अनुमान लगाने से नहीं होता, बल्कि हमें यह भी देखना होता है कि सर वो पैसा हम कहाँ पे उपयोग में लाने वाले हैं। राइट। बहुत सही सर। तो इसका मतलब दोनों ही केसेस में मुझे क्या करना पड़ता है, वित्तीय प्लानिंग करनी पड़ती है। फाइनेंस से रिलेटेड प्लानिंग करनी पड़ेगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए। ठीक है। तो मैं ये समझने वाला हूं जी आज की फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है जी, फाइनेंशियल प्लानिंग या नियोजन का मतलब क्या होता है। इसका मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, हिंदी में मेरे को इतनी प्योर हिंदी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आप समझ जाएंगे, मेरे को इतना तो यकीन है। इसका मतलब होता है थिंकिंग बिफोर डूइंग। थिंकिंग बिफोर डूइंग। ऐसा एग्जाम में लिख के नहीं आना, बस आपको अपनी समझ के लिए बता रहा हूं। ठीक है। कि प्लानिंग शब्द का अर्थ क्या होता है। प्लानिंग शब्द का अर्थ होता है सर, नियोजन शब्द का अर्थ होता है किसी भी काम को करने से पहले क्या कर लेना, सोच लेना। पहले ही सोच लिया भैया आपने क्या काम करना है। राइट। उसे हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। क्लियर। तो क्या हर प्लानिंग स्टेज की तरह हमें वित्तीय नियोजन भी करना पड़ेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग भी करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी सर। प्लानिंग में आप क्या क्या देखेंगे सर। मैं देखूंगा मुझे कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है, यानी सिंपल सी भाषा में नीड है, आवश्यकता कितने की है, कहां कहां से वो आ सकता है। मैं सोर्स देखूंगा, हिंदी में साधन बोलेंगे। ठीक है। कहां कहां पर पैसा यूज करना है, उपयोग बोलेंगे हम। ठीक है। तो ये सब कुछ हमें पहले से ही सोच के चलना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए सर, इसी सोच के साथ हम फटाफट से चैप्टर को खींच देते हैं। आइए मेरे साथ। लिखा जी, वित्तीय नियोजन वित्तीय प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये कार्य सभी व्यवसायों में अवश्य ही करना होता है, क्योंकि प्लानिंग के बिना तो कोई काम चलता नहीं है ना भाई। तो प्लानिंग करना तो आपके लिए मस्ट हो जाएगी। राइट। चाहे वे बड़े हो या छोटे। इसी प्रकार न केवल नए व्यवसाय के लिए बल्कि वर्तमान व्यवसाय के लिए भी यह कार्य बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। जैसे कि प्लानिंग, नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं भैया कि प्लानिंग करना है ना, कोई नया काम शुरू करेंगे तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। प्लानिंग आपको पुराने चलते हुए काम के लिए भी करनी पड़ती है। प्लानिंग के लिए बोला जाता है कि प्लानिंग एक चलता रहने वाला कार्य है। चलता रहने वाला कार्य का अर्थ होता है जी जो हमेशा चलता रहेगा। एक काम को खत्म किया ना तो दूसरे काम के लिए प्लान करो, दूसरे काम को खत्म किया ना तीसरे काम के लिए प्लान करो। काम जिंदगी भर नहीं चलता, खत्म होता भैया। काम जिंदगी भर चलता रहता है और उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यह कार्य वित्त की प्राप्ति और कुशल प्रयोग से संबंध रखता है, एक सावधानी पूर्वक तैयार की गई वित्तीय योजना वित्त की न केवल मितव्ययी और पर्याप्त प्राप्ति को बल्कि इसके कुशल प्रयोग को भी सुनिश्चित करती है। ठीक है। यानी किसी भी हालत में आपको प्लानिंग या नियोजन तो करना पड़ेगा। राइट। उसके बाद मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, दो चीजें इसके अंदर शामिल हो जाती है जी। एक होता है वित्तीय नियोजन की संकीर्ण धारणा। संकीर्ण मतलब छोटी छोटी सोच वाले। ठीक है। वित्तीय नियोजन की विस्तृत धारणा, बड़ी सोच वाले। एक है छोटी सोच, एक है बड़ी सोच। छोटी सोच, बड़ी सोच। ठीक है। नियोजन प्लानिंग में दो तरह की सोच शामिल है सर, छोटी सोच वाली और बड़ी सोच वाली। बताओ कौन सा अच्छा रहता है, खुद सोच के बता दो ना सर। छोटी सोच अच्छी रहती है कि बड़ी सोच अच्छी रहती है? बड़ी सोच अच्छी रहेगी। ठीक है। वित्तीय नियोजन के अर्थ के विषय में विभिन्न लेखकों की विभिन्न विचारधारा है। इन विचारधाराओं को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है संकीर्ण धारणा, नैरो स्कोप, और जो है विस्तृत धारणा। विस्तृत धारणा यानी कि बड़ी सोच हो गई आपकी। ठीक है। देखिए जी, नैरो कंसेप्ट क्या कहता है। कहते हैं संकीर्ण धारा में दो विचारधाराएं हैं। क्या बात बोला जी। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं संकीर्ण धारणा, दूसरे को हम बोलेंगे विस्तृत धारणा। विस्तृत। ठीक है, विस्तृत धारणा। क्लियर। उसके बाद संकीर्ण धारणाओं के भी दो स्तंभ बनते हैं, दो अप्रोच बनती हैं।
कौन कौन सी पढ़ लेते हैं। लिखा जी कुछ लेखकों का विचार है कि वित्तीय नियोजन का अर्थ केवल वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाने से है और भविष्यवाणी करने से। भविष्यवाणी यानी कि ऐसा नहीं है कि आप भविष्य बता रहे हैं कि भैया तेरी शादी जो है वो जून में हो जाएगी, ऐसा नहीं। यहाँ पर अनुमान लगाने से या भविष्यवाणी करने से मतलब होता है पैसा कितना चाहिए होगा उसकी भविष्यवाणी करना, ठीक है। पहले बताना कि भैया आपको रुपया कितना चाहिए, पैसा कितना चाहिए, क्लियर। द्वितीय विचारधारा के अनुसार कुछ लेखकों का विचार है कि वित्तीय नियोजन का अर्थ पूंजी ढांचे के निर्धारण करने से। तो शायद मैंने आपको कल पूंजी ढांचा जो है वो बताना सिखाया था। पूंजी ढांचे में याद करो हमने क्या देखा था जी, कि कोई कंपनी ए थी, कोई कंपनी बी थी, ठीक है। अब ए कंपनी में शेयर लगे हुए थे आपके 2 लाख रुपए के और डिबेंचर लगे हुए थे आपके 1 लाख रुपए के, तो टोटल पैसा कितना लगा हुआ था 3 लाख। बी कंपनी के अंदर शेयर लगे हुए थे 1 लाख के और डिबेंचर लगे हुए थे आपके 2 लाख के, टोटल पैसा कितना लगा हुआ था सर 3 लाख। तो इसमें और इसमें कंपनी में लाभों में जो है वो डिफरेंस आ सकता है। इसे हम बोलते हैं बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी ढांचा। इसका पूंजी ढांचा क्या है जी, इसका पूंजी ढांचा है कि शेयर जो है वो डबल लगा हुआ है डिबेंचर से, अनुपात निकाला जाता है। बेसिकली हम बोल सकते हैं शेयर और डिबेंचर का अनुपात जो है वो कितना है 2:1 है, और यहाँ पर शेयर और डिबेंचर का जो अनुपात है वो कितना है 1:2 है। तो बहुत बड़ा फर्क आ जाता है, क्लियर है। उम्मीद है आप सब यहाँ तक समझ पा रहे हैं। तो पहली विचारधारा जो है वो ये कहती थी, पहली विचारधारा कहती है जी हमें सिर्फ क्या लगाना है, अनुमान लगाना है। हमें सिर्फ क्या लगाना है, अनुमान लगाना है। पहली विचारधारा क्या कहती है कि हमें अनुमान लगाना है कि कितना पैसा चाहिए होगा, ठीक है, कितना पैसा चाहिए होगा। जबकि दूसरी विचारधारा क्या कहती है जी, आपको पूंजी ढांचे का अनुमान लगाना है, पूंजी ढांचा निर्धारण करना है। पूंजी ढांचा जो है वो निर्धारण करना है। ढांचे की स्पेलिंग देख लेते हैं भैया, कहीं गलत हो जाए तो आप लोग मुझे यूट्यूब पे वायरल ना कर दें, ठीक है। ढांचे का जो है अनुमान लगाना। संकीर्ण धारणा में 2 धारणाएं। पहला कहते हैं जी सिर्फ ये बताओ पैसा कितना चाहिए, बात खत्म। दूसरी धारणा कहती है जी सिर्फ ये बताइए पूंजी ढांचा क्या होगा, हमें कोई मतलब नहीं है पैसा कितना चाहिए, क्लियर है, राइट सर। विस्तृत धारणा क्या कहती है जी, विस्तृत धारणा कहती है कहता मेरे को तो दोनों चाहिए, मेरे को तो दोनों चाहिए, ठीक है। दोनों यानी उसको अनुमान भी चाहिए और उसे पूंजी ढांचा भी पता करना है, ठीक है। द्वितीय विचारधारा के समर्थकों के अनुसार वित्तीय नियोजन में पूंजी ढांचा अर्थात वह अनुपात निर्धारण किया जाता है जिस अनुपात में विभिन्न साधनों जैसे कि समता अंश यानी इक्विटी शेयर, पूर्वाधिकार अंश यानी प्रेफरेंस शेयर, ऋण पत्र यानी डिबेंचर आदि से वित्त एकत्रित किया जाएगा। इन दोनों विचारधाराओं को त्रुटिपूर्ण माना जाता है क्योंकि पहली जो विचारधारा है वो कहती है सिर्फ मुझे पैसे का अनुमान लगाना है, मेरे को ढांचे से मतलब नहीं है, और दूसरी कहती है मेरे को ढांचे से मतलब है अनुमान गया तेल लेने, ठीक है। यहाँ पे देखिए वित्तीय आवश्यकताओं के अनुमान लगाने पर ही जोर देती है और पूंजी ढांचे के निर्धारण पर ध्यान नहीं देती, जबकि दूसरी विचारधारा आवश्यकताओं के अनुमान लगाने पर ध्यान नहीं देती। मतलब दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं जी, और कुछ नहीं है इसके अंदर, क्लियर है, राइट सर। फिर कहते हैं जी वित्तीय नियोजन की विस्तृत धारणा, ब्रॉडर कंसेप्ट क्या कहता है, जो बड़ी सोच है वो क्या कहती है इसके बारे में, आइए देखते हैं। वित्तीय धारणा के अनुसार वित्तीय नियोजन का अर्थ है वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाना तथा पूंजी ढांचे का निर्धारण करना। इस विचारधारा के अनुसार वित्तीय नियोजन के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाएं सम्मिलित की जा सकती हैं। कौन कौन सी है देखिए, इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले पूंजी ढांचे का निर्धारण करना और वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाना। तो सर इसमें तो जो हमारी बेसिक विचारधारा थी, जो हमारी संकीर्ण विचारधारा थी, छोटी सोच थी, उसके दोनों पॉइंट आ गए, बिल्कुल सर। यानी कि जो मैं ये बोल सकता हूँ जो विस्तृत विचारधारा है बेटा, वो आपके संकीर्ण विचारधाराओं के दोनों पॉइंट तो रखती है, साथ में कुछ अलग और एडिशनल पॉइंट भी रख रही है, ठीक है। वो एडिशनल पॉइंट क्या है ये देखते हैं। लिखा है जी विभिन्न प्रतिभूतियों के निर्गमन में अपनाई जाने वाली नीतियां निर्धारित करना, कि भैया कितने शेयर होंगे, कितने डिबेंचर होंगे, शेयर कैसे इशू किए जाएंगे, डिबेंचर कितने परसेंट वाले होंगे। आपने देखा होगा डिबेंचर के साथ जो है हमेशा एक प्रतिशत की दर होती है। वो प्रतिशत दर क्या होती है, इंटरेस्ट रेट, ब्याज रेट। तो वो ब्याज का दर क्या होगा, कितने इंटरेस्ट रेट वाले आपको डिबेंचर इशू करने हैं, वो सारी चीजें कहाँ डिसाइड करोगे, यहीं पे तो डिसाइड करोगे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कोषों के बंटवारे और प्रयोग को नियमित करने के लिए वित्तीय नियंत्रण को स्थापित करना। कोषों का बंटवारा और प्रयोग, बंटवारा होता है बेटा जैसे आपने पैसा इकट्ठा कर लिया, अब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि आपको प्रोडक्शन वाले को कितना जो है बजट बना के चलना है उसका, आपको मार्केटिंग का कितना बजट बना के चलना है, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कितना बजट बना के चलना है। तो मैंने कोषों का बंटवारा कर दिया और उसके प्रयोग को नियमित करने के लिए वित्तीय नियंत्रण, कंट्रोल करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। वोकर एवं वोगन भी वित्तीय नियोजन की विस्तृत धारणा को स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार ये दोनों किसी
मैनेजमेंट एक्सपर्ट के नाम है, तो ऐसा मत सोचना कि भैया ये कौन है, दो अजीब अजीब से वर्ड, ठीक है। वित्तीय नियोजन वित्त कार्य से संबंधित है जिसके अंतर्गत फर्म के वित्तीय लक्ष्यों, वित्तीय नीतियों तथा वित्तीय प्रविधियों का निर्धारण सम्मिलित है। क्लियर। नेक्स्ट आता है जी, वित्तीय नियोजन के उद्देश्य बता दीजिए, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग के, ठीक है। क्यों कर रहा हूं मैं फाइनेंशियल प्लानिंग, भैया जरूरत क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग करने की, तो इसका पहला कारण, आइए जी शुरू करते हैं। व्यवसाय के लिए पर्याप्त मात्रा में कोष उपलब्ध कराना, भैया पूरा पूरा पैसा है कि नहीं है आपके पास, ये देखना पड़ेगा, राइट। ना तो कोष आवश्यकता से कम होना चाहिए, ना ही आवश्यकता से अधिक। भैया पैसा ज्यादा हो जाए इसमें किसी को क्या दिक्कत है, बताइए। पैसा ज्यादा हो जाए किसी को क्या दिक्कत है। मेरे को जरूरत है 1 लाख रुपए की, ठीक है, मेरे पास पैसा आ जाएगा 2 लाख रुपए, बताइए क्या समस्या क्या है इस चीज में। भैया हर एक एक रुपए का अपने को कीमत चुकानी पड़ती है, ब्याज देना पड़ता है, एक एक रुपए का क्या देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है आपको, समझ आया। जैसे कि शेयर होल्डर शेयर इशू कर दिए सर, शेयर पे तो ब्याज नहीं होता, डिविडेंड होता है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड की परसेंट रेट फिक्स होती है, डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट होता है, लोन लोगे ब्याज देना पड़ेगा। तो भैया जितना ज्यादा ब्याज, जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा ब्याज बढ़ता जाएगा, भार बढ़ता जाएगा आपके ऊपर। तो खुद ही समझ जाओ ना भैया, ज्यादा पैसा भी आपके लिए नुकसानदायक है और कम पैसा भी आपके लिए नुकसानदायक है। कम पैसा होगा तो क्या नुकसान है सर, कम पैसा होगा तो नुकसान ही है जी कि आप जो है वो अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट को, आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। बात समझ आई, बिल्कुल सर समझ आ गई। कोषों को इस प्रकार से एकत्रित करना कि पूंजी की लागत न्यूनतम रहे, कम से कम रहे। पूंजी ढांचे में लोटशीलता लाना, लोटशीलता मतलब होता है बेटा फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है चेंज कर सकते हैं हम जिसको, ठीक है, चेंज कर सकना। अगर मेरा पूंजी ढांचा कुछ इस तरीके से है, जैसे कि मैंने शेयर का इस्तेमाल किया हुआ है 1 लाख, मैंने डिबेंचर का इस्तेमाल किया हुआ है 1 लाख, टोटल मेरी कैपिटल लगी हुई है देखो 2 लाख, टोटल पूंजी कितनी लगी हुई है 2 लाख। अब मैं चाहता हूं कि मेरे को 2 लाख रुपयों की जरूरत नहीं है, क्यों ना इसको कम कर दिया जाए, क्यों ना इसको 50,000 रुपए कम कर दिया जाए, ठीक है, इतना पैसा बहुत ज्यादा हो गया मेरे पास। तो क्या मैं शेयर्स को कम कर सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बट क्या मैं डिबेंचर्स को कम कर सकता हूं, बिल्कुल सर, आप डिबेंचर्स के पैसे वापस करके उसको कम कर सकते हो। सर शेयर को भी तो कम किया जा सकता है बाय बैक करके, वो बाद की बात है बेटा, बाय बैक एक अलग प्रोविजन है, उसके लिए अलग रूल लगते हैं, लेकिन नॉर्मली जनरल भाषा में बोलते हैं कि शेयर्स को आप लाइफ टाइम में कभी भी वापस नहीं कर सकते हो। क्लियर, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट, पूंजी ढांचे में सरलता लेके आना और पर्याप्त मात्रा में कोषों की तरलता सुनिश्चित करना। तरलता मतलब हो जाता है क्या आपके पास किसी के पैसे देने के लिए, पेमेंट करने के लिए, पेमेंट करने के लिए पैसा है कि नहीं है, करने के लिए रोकड़ है या नहीं, ठीक है। हमें यह भी तो सुनिश्चित करना है ना कि सिर्फ वित्तीय नियोजन नहीं करना, हमें वित्त को रोकड़ के प्रवाह को भी देखना है कि भैया कितना पैसा पे करना पड़ता है। पता लगे जी मैंने 1 लाख रुपए ले लिया जिसपे मेरा 20% ब्याज लगता है, तो भैया 20,000 तो मैं इंटरेस्ट में गवा दूंगा, 20% ब्याज थोड़ी होना चाहिए। क्लियर है, समझ आया जी यहाँ तक, बहुत सही बात। नेक्स्ट आता है वित्तीय नियोजन के प्रकार कौन से होते हैं, बहुत इतना मतलब बेकार बकवास फुद्दू टॉपिक एकदम, बोलो आराम से कर लोगे, ऐसा नहीं कह रहा एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में आ सकता है लेकिन याद जल्दी से हो जाएगा। कितने तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकती है। पहला जी शॉर्ट टर्म प्लानिंग, ऐसी जो प्राय 1 वर्ष की अवधि के लिए तैयार की जाती है। ये नॉर्मली किसके लिए की जाती है, बजटिंग अथवा लाभ नियोजन। बजटिंग होता है बेटा बजट बनाना, एस्टिमेट लगाना, अंदाजा लगाना किसी काम के लिए, ठीक है। या फिर आप प्रॉफिट का नियोजन करते हैं, लाभ नियोजन करते हैं, आप अंदाजा लगाते हैं कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए, ठीक है। इसका मेन पॉइंट ये है कि ये लगभग 1 साल के लिए बनाई जाती है, ठीक है। मध्यकालीन वित्तीय नियोजन, मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, इसका मेन पॉइंट ये है जी कि 5 से 7 वर्षों की अवधि के लिए बनाई जाती है, 1 से ज्यादा और 5 या 7 वर्षों की अवधि के लिए। उन्हें मध्यकालीन वित्तीय योजनाएं कहा जाता है। ये योजनाएं व्यवसाय के मध्यकालीन कोष उपलब्ध कराने से संबंध रखती हैं। नॉर्मली इसके अंदर रख रखाव आ जाता है, संपत्तियों का रख रखाव आ जाता है, अतिरिक्त औजारों और उपकरणों के क्रय के लिए, शोध एवं विकास क्रियाओं के संचालन के लिए तथा अतिरिक्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए होता है। क्लियर। अगला है जी दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। जो वित्तीय योजनाएं 7 वर्ष से अधिक के लिए बनाई जाती है उन्हें दीर्घकालीन कहा गया। 1 साल के लिए शॉर्ट टर्म, 1 से 5 साल के लिए मध्यकालीन हो गया मीडियम टर्म, और 5 या 7 साल से ज्यादा के लिए हो गई तो वो दीर्घकालीन हो जाएगी, ठीक है। दीर्घकालीन दृष्टिकोण को सामने रखते हुए व्यवसाय के दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बनाई जाती है।
इनके अंतर्गत ऐसे कार्यक्रम एवं नीतियां बनाई जाएगी जो संस्था के पूंजीकरण, पूंजी ढांचे और स्थायी संपत्तियों के प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का मतलब होता है बेटा रिप्लेस करना, रिप्लेस करना, एक की जगह पे दूसरा लेके आना। जरा सोचिए ना, मेरा एक बिजनेस है जिसके अंदर एक मशीन लगी हुई है, मशीन की कीमत है जी 1 करोड़ रुपए, ठीक है। मुझे ये मशीन खरीदने के लिए चाहिए पैसा, रोकड़। क्या 1 करोड़ रुपए मैं बैंक से ले लूं तो बैंक को ये बोलूं कि 1 साल के अंदर अंदर तेरा पैसा लौटा देगा? लूट जाओगे भाई तुम लोग, ठीक है। जो मशीन तुम 1 करोड़ में खरीद रहे हो उसका पैसा 1 साल में थोड़ी ना चुकता हो सकता है, क्लियर। अगर इतना ही कमा रहे होते तो फिर तुम्हें लोन लेने की जरूरत ही क्या थी, समझ आई। तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट के लिए अगर मुझे पैसा चाहिए तो लंबे टाइम के लिए पैसा चाहिए होता है, क्लियर है। चलिए, तथा व्यवसाय के विस्तार एवं विकास के लिए अतिरिक्त पूंजी जुटाने से संबंध रखती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है जी प्रोसीजर ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं। तो हम कहते हैं जी वित्तीय योजना तैयार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। आपको सबसे पहले फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना है, लक्ष्यों को निर्धारण करना है। जैसे अर्जुन ने मछली की आंख पे तीर मारा था, उससे पहले मछली की आंख देख ली थी, ठीक है। आपको अपने बिजनेस के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करना आवश्यक है, क्लियर है। मित्रों मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? जाग जाओ, उठ जाओ, उठो जागो, संघर्ष करो। वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण करना है, मुझे अपने लक्ष्यों का निर्धारण करना है, लक्ष्यों का निर्धारण करना है, ठीक है। दूसरा, नीतियों का निर्माण करना है। जैसे आपने कहा जी मेरे को जो है ग्रेजुएशन के अंदर कम से कम 80% अंकों की आवश्यकता है, ये आपका लक्ष्य हो गया। अब इन 80% अंकों की प्राप्ति हेतु आप क्या करेंगे? नीतियां बनाएंगे कि भैया दिन में अगर 6 घंटे नहीं पढ़ा, दिन में 6-7 घंटे नहीं पढ़ा ना तो एक टांग पे खड़ा हो जाऊंगा। ये नीतियां हो गई आपकी, ठीक है। प्रक्रियाओं का निर्माण करेंगे कि भैया किस तरीके से पढ़ाई करनी है। मैं 1 से 2 बजे तक एफएम पढ़ूंगा, 2 से 3 बजे तक फिर एफएम पढ़ूंगा, 3 से 4 बजे तक फिर एफएम पढ़ूंगा, ठीक है। ऐसे आपने प्रक्रियाएं बना ली, ठीक है। लोचशीलता का प्रावधान, प्रोविजन फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को अभी देखा था कि सर अगर मुझे कहीं पे चेंज करना पड़ जाए तो क्या मैं चेंज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। तो आपको इस तरीके से नियोजन करना है, इस तरीके से प्लानिंग करनी है कि जरूरत पड़ने पे आप उन चीजों को चेंज भी कर सके, राइट। राइट सर, बिल्कुल सही बात है। अगला कहते हैं जी एक श्रेष्ठ वित्तीय योजना की विशेषताएं अथवा सिद्धांत, करेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल ऑफ अ साउंड फाइनेंशियल प्लान। क्वेश्चन आएगा जी कि आपको किस प्रकार से पता लगेगा कि आपने जो फाइनेंशियल प्लानिंग की है वो बहुत अच्छी हुई है, बढ़िया प्लानिंग करी है आपने, किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। तो मैं कहूंगा जी इन बातों से मुझे पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा? देखो, कहते हैं जी सबसे पहले तो सरलता होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, जिसको समझने में दिमाग को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ऐसा हो, ठीक है। समझ आ गया। फोरसाइट, दूरदर्शिता। मैं जो प्लान कर रहा हूं क्यों मैं बिजनेस को कल के लिए प्लान कर रहा हूं या बहुत लंबे नजर के लिए प्लान कर रहा हूं, लंबे काम के लिए, ठीक है। मैं चाहता हूं मेरा बिजनेस लंबे टाइम तक चले, लंबे टाइम तक टिका रहे, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर? ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो दूरदर्शिता हो, फोरसाइट हो, बिल्कुल दूर तक देखती हो, ठीक है। कोषों का अनुकूलतम उपयोग करना, अनुकूलतम ऑप्टिमम यूज, ऑप्टिमम का मतलब होता है बिल्कुल बढ़िया वाला यूज करना है, ठीक है। लोचशीलता, बार बार आ रहा है सर लोचशीलता। फिर आ रहा है जी तरलता, आपको इंश्योर करना है कि आपके पास, कहने का मतलब प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा पड़ा है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है देने के लिए बिल्कुल भी, ठीक है। मितव्ययी, इकोनॉमिकल, मितव्ययी क्या होता है सर? कम खर्चीला, कम खर्चीला, ठीक है। खर्चीला, यही होनी चाहिए स्पेलिंग, ठीक है। कम खर्चीला मतलब जिसको जुटाने में पैसे ज्यादा ना लगे हमारे, ठीक है। आकस्मिकताएं, कॉन्टिजेंसी, इसको अनिश्चितताएं भी बोलते हैं, अनिश्चित ताएं, ठीक है। ऐसा ही होना चाहिए, देख लेना, ठीक है। अनिश्चितताएं, मुझे लगता है जी पता नहीं भविष्य में क्या होगा, उसके लिए भी मुझे धन को जुटाना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई भी पॉलिसी मेरी अनिश्चितताओं को पूरा कर देती है, जैसे आप कहते हैं जी मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं लेकिन 20,000 रुपए मैं अपनी बीमारी के लिए जो थोड़ा बहुत सेव करके रखता हूं, तो आप एक अच्छी प्लानिंग करके चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप अनिश्चितताओं के लिए काम कर रहे हैं तो नियंत्रण की उचित प्रणाली चाहिए मुझे, क्या मैं कंट्रोल कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा, जो मैंने प्लान किया था क्या उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ठीक है। संगठन ढांचे के अनुकूल, जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसके साथ साथ मेरी जो प्लानिंग है वो चल रही हो, तो हम बोलेंगे जी आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, जो वित्त नियोजन है वो बहुत शानदार चल रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है जी वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द फाइनेंशियल प्लानिंग। तो सबसे पहले मेरा वित्तीय नियोजन कैसा होना चाहिए, हमारा वित्तीय नियोजन कैसा हो, एकदम बढ़िया जैसा हो। देखते हैं जी क्या बोलता है, व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ द बिजनेस, ठीक है।
अगर आपका बिजनेस, ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत अंदर की बात बता रहा हूं आपको, बहुत भारी बोल रहा हूं, ठीक है। अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग करता है, आपको पता होगा बिजनेस होते हैं भैया तीन तरह के। एक होता है मैन्युफैक्चर करने वाला बिजनेस, सामान बना के बेचने वाला बिजनेस। एक होता है ट्रेड करने वाला बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस, बना बनाया सामान खरीदेगा, उसी को फिर से बेचेगा, ट्रेडिंग बिजनेस, ठीक है। फिर होता है सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है। ना सामान बनाएंगे ना खरीदेंगे, अपा तो भैया देंगे सर्विस। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर सामान मेडिसिन वगैरह को भूल जाओ रे, ठीक है। डॉक्टर सामान बेचता ने को, वो क्या करता, वो आपको सर्विस देता। वकील, वकील कुछ भी नहीं बेचता, वो क्या देता, सर्विस देता, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बोलते हैं कि सर जी बिजनेस होते हैं तीन तरह के। कितने तरह के, तीन तरह के, ठीक है। बिल्कुल सही बात है जी। अब कौन से प्रकार के बिजनेस में ज्यादा पैसा लगेगा? सर मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा पैसा लगता है, मशीनें भी चाहिए। ट्रेडिंग में उससे कम पैसा लगता है, और सर्विस में तो उससे भी कम पैसा लगता है। जैसे कि हम हैं भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमें अगर किसी मशीन में पैसा लगाना हो तो हमारी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रहती है 20,000 रुपए की। बताओ 20,000 में हम जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सारा काम कर देते हैं। कमाल की बात है जी। क्यों क्यों चाहिए, क्या चाहिए सर 20,000 में? एक लैपटॉप चाहिए सर, सब काम उसी के ऊपर हो जाता है हमारा, बोलो काम खत्म, ठीक है। चलिए जी जोखिम की मात्रा, डिग्री ऑफ रिस्क, कितना आप रिस्क उठा सकते हैं। ज्यादा रिस्क होगा पैसा ज्यादा चाहिएगा, कम रिस्क होगा कम पैसा चाहिए होगा। संस्था की साख, स्टैंडिंग ऑफ दी कंसर्न। ये स्टैंडिंग का मतलब हो जाता है बेटा कि क्रेडिट पॉलिसी, क्या आपका क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट वर्दीनेस। सिंपल सी भाषा में मैं ये कहूँ कि बाहर वाले लोग आपके ऊपर कितना भरोसा रखते हैं। अगर मान लीजिए आप जो है किसी के भी पैसे लेते हैं और वो आसानी से चुका देते हैं, तो आपके दोस्त लोग आपको आराम से पैसा दे देंगे। लेकिन अगर आप फेमस है इस बात के लिए कि आप पैसा ले तो लेते हैं लेकिन किसी का वापस नहीं देते, तो कोई भी आपको पैसा नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद भविष्य की विकास योजनाएं, आपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए क्या किया हुआ, फ्यूचर में प्लान अच्छे हैं तो पैसा ज्यादा चाहिए होगा, फ्यूचर के प्लान ही नहीं है तो पैसे की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद वैकल्पिक वित्तीय साधन, अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्या आपको जरूरत पड़ने पर अल्टरनेट वैकल्प है आपके पास पैसा जुटाने का, या नहीं है? अगर वैकल्प अच्छे हैं तो हमें पैसे की अभी जरूरत नहीं है। अगर वैकल्प नहीं है तो पैसा ज्यादा आपको एकत्रित करके रखना पड़ता है। एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कैसे रहती है, ठीक है। मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या है, वो वाले एटीट्यूड की बात नहीं हो रही। बेसिकली मैनेजमेंट का दृष्टिकोण क्या है, मैनेजमेंट क्या सोचती है। क्या मैनेजमेंट भविष्य में ग्रो करना चाहती है, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है? बढ़ाना चाहती है तो जाहिर सी बात है पैसा ज्यादा चाहिए होगा। अगर मैनेजमेंट सोचती है नहीं भैया आपा तो सेट है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, पैसा कम चाहिए, ठीक है। सरकारी नीतियां एवं नियंत्रण, सरकार क्या कंट्रोल बनाती है, क्या आपके लिए नीतियां बनाती है। जैसे सरकार ने कहा कि भैया बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाना है, बिजनेस को आगे लेके जाएंगे, तो इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाए, ब्याज दरों को कम कर दिया जाए, बैंकों को बोल दिया खुलेआम लोन बांटो भैया, बिजनेस बढ़ाना है, ठीक है। मोदी जी ने बोल दिया सारा बिजनेस बढ़ाना है अपने को, तो इस केस में क्या होगा जी, आप ज्यादा वित्त का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तकनीकों, ग्राहकों की रुचियों और प्रतिस्पर्धा तत्वों में परिवर्तन। सर क्या टेक्नोलॉजी में बदलाव हो रहा है? टेक्नोलॉजी में बहुत जल्दी जल्दी बदलाव होगा तो आपको पैसा ज्यादा लगेगा सर। कंज्यूमर टेस्ट, कंज्यूमर क्या चाहता है? एक कंज्यूमर है जो जिसको हर महीने नया फैशन चाहिए तो पैसा ज्यादा लगेगा। अगर एक कंज्यूमर है, हम जैसे लड़के होते हैं ना, अपना सदियों से वही पैंट शर्ट चलता आ रहा है, सर कोई नया फैशन ही नहीं आ रहा। देखो लड़कियों के पता नहीं क्या क्या आ जाते हैं, प्लाजो आ गए, सलवार सूट आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गए, ठीक है। अपने लड़कों के वही पैंट शर्ट चलते रहते हैं सर। तो अपने कोई लड़कों के जो रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करता होगा, जाहिर सी बात है पैसे कम चाहिए होंगे। कॉम्पिटिटिव फैक्टर आ जाता है जी, अगर कंपटीशन ज्यादा है ज्यादा पैसा, कंपटीशन कम है कम पैसा। क्लियर है जी सर। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है जी सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या जरूरत है आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करने की, महत्व क्या है इसका? सुदृढ़ वित्तीय नियोजन व्यवसाय के कुशल संचालन की चाबी है। अल्पकालीन वित्तीय नियोजन पर्याप्त मात्रा में कोषों का प्रवाह सुनिश्चित करता है, जिसके कि संस्था अपने अल्पकालीन दायित्व को समय पर भुगतान, समय पर आएगा यहाँ पे पर, समय पर भुगतान कर सके, और दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन वित्तीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करता है, ठीक है। इसके महत्व निम्न प्रकार से अध्ययन किए जा सकते हैं। पहला देखिए, क्या फायदा होगा सर अगर मैं नियोजन करता हूं, अगर मैं
प्लानिंग कर लेता हूं तो क्या फायदा मिलेगा? हेल्पफुल इन एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस का जो ऑपरेशन है वो कुशलता पूर्वक चलता रहेगा, कुशल संचालन चलता रहेगा। मैंने पहले से सब कुछ प्लान कर रखा है तो खुद सोचिए, आपको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली जो है वो संचालन कर सकते हैं। तरलता सुनिश्चित करता है, मुझे कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं होगी, मेरे पास हमेशा दूसरों को देने के लिए पैसा रहेगा। उचित पूंजीकरण में सहायक है, कैपिटलाइजेशन करना, पूंजीगत ढांचा तैयार करना कि कहां से पैसा आएगा उस चीज के लिए जरूरी है। अनुकूलतम पूंजी ढांचे में सहायक करता है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना है। कोषों के उचित उपयोग में सहायक है, प्लान कर रखा है जी किस में कितना पैसा लगाएंगे तो आप इजीली जो है उसको उपयोग में ला सकते हैं। व्यवसाय के विस्तार में सहायक है, बिजनेस को अगर बढ़ाना हो तो पहले से प्लान करके चल सकते हैं, राइट। सर लिमिटेशन क्या है, सीमाएं क्या है? डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग, सर भविष्य में कितने पैसे चाहिए होंगे, कितने पैसों की जरूरत है, इस चीज का डिसीजन लेने में नानी याद आ जाती है जी, कठिनाई बहुत होती है। पूर्वानुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है, ठीक है। पूर्वानुमान बिल्कुल सही सही नहीं लगाया जा सकता। इवन जो बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट हुए हैं वो भी, उनके भी पूर्वानुमान हमेशा पूरी तरीके से सही गए हों ऐसा नहीं हुआ है। परिवर्तन में कठिनाई, सर अगर मुझे अपनी प्लानिंग चेंज करनी हो तो पूरा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। सोचिए ना, आपको आपका आज पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का और कॉलेज वाले आपको आगे बोलते हैं कि एक काम कर बाबू, दोबारा से 6 महीने लगा लेना, ठीक है, फिर से तुम्हारा पेपर ले लिया जाएगा। तुम कहोगे पागल है क्या भाई, इतना नहीं होता, ठीक है। प्लानिंग करने में बड़ी मुश्किल आती है सर, ठीक है। दूसरा, परिवर्तन करने में मुश्किल आती है। और तीसरा, समन्वय का अभाव होता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है बेटा? जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने वाला मैनेजर है, फाइनेंशियल मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर उसकी बात नहीं सुनता, परचेज मैनेजर उसकी बात नहीं सुनता, सेल मैनेजर उसकी बात नहीं सुनता, ठीक है। सब अपने अपने में व्यस्त रहते हैं, तो कोऑर्डिनेशन की कमी है, समन्वय की या तालमेल की जो है वो कमी रहती है। क्लियर है? अगला आता है जी, व्यवसाय की वित्तीय आवश्यकताओं को निर्धारित करना। मुझे ये पता लगाना है कि जी व्यवसाय की वित्तीय आवश्यकताएं क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। कहाँ पे थे, ये जी, व्यवसाय की वित्तीय आवश्यकताओं को निर्धारित करना, कितनी आवश्यकताएं होंगी। तो हम कैसे पता लगाएंगे जी, कोषों की आवश्यकता का अनुमान कैसे लगा सकते हैं? व्यवसाय की वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाना अथवा निर्धारण करना वित्तीय नियोजन के प्रमुख उद्देश्यों में से है। कोषों को एकत्रित करने से पूर्व यह अति आवश्यक है कि कोषों की आवश्यकताओं का सही अनुमान लगा लिया जाए। भैया पैसे लेने तो चले गए बैंक से, तो बैंक जाते ही पूछेगा आपको लोन कितने का चाहिए, तो आपको ये तो पता होना चाहिए पैसा कितना चाहिए, हमें जरूरत क्या है पैसे की, ठीक है। स्थायी पूंजी संबंधी आवश्यकताएं और कार्यशील पूंजी। अब पैसे आपको दो चीजों के लिए चाहिए होते हैं, मेरी बात सुनो रे, दो चीजों के लिए आपको पैसा चाहिए होता है। पहला यूज होता है जी, आपको ये देखना है पैसा लॉन्ग टर्म एसेट में कितना लगाना है, यानी कि मैं ये देखना चाहता हूं कि भैया जो पैसा लगाना है ना वो मेरी दीर्घकालीन संपत्तियों में कितना लगाना है, मुझे फैक्ट्री में कितना पैसा लगाना है, मुझे मशीनों में कितना पैसा लगाना है, ठीक है। दूसरा, आपको कार्यशील पूंजी देखनी है। कार्यशील पूंजी क्या होती है बेटा? ऐसा पैसा जो मुझे आए दिन किसी ना किसी को पे करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप आज सामान खरीद के लाए, गुड्स खरीद के लाए, तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, वो ज्यादा से ज्यादा आपको 1-2 महीने का टाइम दे सकता है। क्लियर है? तो दो चीजें देखनी है आपको। देखिए, स्थायी पूंजी संबंधी आवश्यकताओं का निर्धारण। वित्तीय नियोजन स्थायी पूंजी से आशय उस पूंजी से है जो व्यवसाय की स्थायी अथवा दीर्घकालीन आवश्यकताओं के लिए होती है। शुभिन के शब्दों में स्थायी पूंजी वह कोष है जो ऐसी संपत्तियों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है जिनका प्रयोग दीर्घ काल तक बार बार किया जाना है, ठीक है। जैसे कि मशीन है, मशीन लंबे टाइम तक हमारे पास टिकी रहती है। स्थायी पूंजी की आवश्यकता स्थायी संपत्तियों को क्रय करने के लिए होती है। इसमें मुख्यतः दो तरह की संपत्तियां शामिल होती है। पहला होता है टेंजिबल इंटेंजिबल, वो जो दिखती है, मूर्त संपत्तियां, वो जो नहीं दिखती अमूर्त संपत्तियां। अफेक्टिंग स्थायी पूंजी स्थायी संपत्तियों की आवश्यकता के अनुमान को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एस्टिमेशन ऑफ फिक्स कैपिटल। सर कौन कौन से हो सकते हैं? दो तरह के, इंटरनल हो सकते हैं और एक्सटर्नल। बाह्य हो सकते हैं, आंतरिक हो सकते हैं। आंतरिक देखिए, व्यवसाय की प्रकृति क्या है, साइज क्या है बिजनेस का, ज्यादा बिजनेस ज्यादा पैसा चाहिए। फिर से बता रहा हूं, नेचर ऑफ बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा, ट्रेडिंग में कम और सर्विस में उससे भी कम। टाइप ऑफ प्रोडक्ट, सर किस तरह का प्रोडक्ट आप बना रहे हैं। मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ, मान लीजिए मैं एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी हूँ, सोचो ना, मैं मेरे एरोप्लेन बनते हैं, ठीक है। शिव धीमान ऑनलाइन क्लासेस एरोप्लेन, वाह, एरोप्लेन के ऊपर लिखा रहा है। पैसा कम चाहिए होगा, ज्यादा चाहिए होगा? ज्यादा चाहिए। मैं पेंसिल बनाने का काम करता हूँ, पेंसिल बनाता हूँ, पैसा क्या चाहिए? कम चाहिए, ठीक है।
एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द एंटरप्राइज, मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, संस्था द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, क्रियाएं कौन कौन सी, क्या क्या काम करते हैं जी आप, ठीक है। स्थायी संपत्तियों का प्राप्त करने का तरीका क्या है जैसे कि यदि आप स्थायी संपत्तियों को कैश में खरीद के लाते हैं, पैसा दिया, फुल पैसा ले भाई सामान दे दे, ठीक है, ज्यादा पैसा चाहिए। आप इंस्टॉलमेंट में खरीद के लाते हैं, इंस्टॉलमेंट में कम पैसा चाहिए होगा, ठीक है। पुरानी संपत्तियों की प्राप्ति, क्या आपको ओल्ड एसेट्स मिल जाती हैं, पुरानी सेकेंड हैंड एसेट मिल जाती हैं, यदि हाँ तो पैसा कम चाहिए, नहीं मिलती तो पैसा ज्यादा चाहिए। स्थायी संपत्तियों की रियायती दरों पर उपलब्ध होना, क्या मुझे कोई डिस्काउंट मिलता है कि नहीं मिलता, कंसेशनल रेट मिलता है कि नहीं मिलता, ठीक है। बाह्य तत्व कौन से जी, इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है, सामान्य आर्थिक दृष्टिकोण, सर जैसे कि महंगाई दर, ठीक है, महंगाई दर, सर महंगाई दर क्या चलती है, अगर महंगाई दर बढ़ती जाती है तो जैसे अभी हो रहा है, ठीक है, अगर मैंने एक एसेट खरीदी थी 5 लाख रुपए की, 2 साल बाद वही एसेट लेने गया 7 लाख रुपए की हो गई, तो महंगाई दर बहुत बढ़ रही है, पैसा क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए होगा। तकनीकी परिवर्तन, पहले फोन आते थे 2G, अब फोन आ रहे हैं 5G, बताओ पैसा किस में ज्यादा लगेगा, ऑब्वियसली 5G में, ठीक है। प्रतियोगिता की मात्रा, डिग्री ऑफ कंपटीशन, ठीक है, अगर कंपटीशन ज्यादा है तो अपने को भी ज्यादा जो है उनसे compete करना पड़ेगा, प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, ठीक है, ज्यादा उनसे भिड़ना पड़ेगा, पैसा ज्यादा चाहिए होगा। उपभोक्ताओं की पसंद में परिवर्तन हो जाता है तो पैसा ज्यादा चाहिए भाई, क्लियर है। लीजिए जी, आंतरिक असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मुझे ये देखना है, बस ये खत्म हो गया, लास्ट है। कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं का निर्धारण करना, आंतरिक तो पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं का निर्धारण करना, मेंटेनिंग एडुकेट स्टॉक, मतलब कि मैं कार्यशील पूंजी का निर्धारण क्यों करता हूं, मुझे स्टॉक मेंटेन करना होता है। एग्जाम्पल बताता हूं बेटा, आप मान लीजिए 1 यूनिट प्रोडक्ट की कोई खरीद के लेके आते हैं रॉ मटेरियल की, उससे फिर आप प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करने के बाद उसको सेल करते हैं, वो उधार में सेल होता है और सेल से फिर कैश मिलता है आपको। इसमें हो सकता है टाइम लग जाए, मान लो कि सामान बनाने में मुझे 1 महीना लग गया, ठीक है, सामान बिकने में 1 महीना लग गया, पैसा आने में फिर 1 महीना लग गया, तो 3 महीने आप खाली थोड़ी बैठे रहेंगे, 3 महीने का आपको स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा, राइट, बिल्कुल जी। उसके बाद है जी फॉर रिसीवेबल्स, प्राप्य राशियों के लिए, जैसे अभी पैसा 1 महीने बाद आने वाला है तो उस 1 महीने के दौरान काम तो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। फिर है जी दिन प्रतिदिन के व्ययों का भुगतान करने के लिए और आकस्मिकताओं के लिए, कॉन्टीजेंसी होती है, आकस्मिकताएं, अनिश्चितताएं, पता नहीं भविष्य में क्या हो जाए, उनके लिए भी आपको पैसा चाहिए होगा। बताइए जी, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं सर, यहाँ तक काम हो चुका है खत्म। कोई भी डाउट आता है तो ये नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है भैया, इन नंबरों पे, दिए गए नंबरों पे कॉल करके आप अपने संदेह जो है वो कवर अप कर सकते हैं, क्लियर है। कोई डाउट जी यहाँ तक, नहीं सर, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अपने इस चैप्टर को रीड आउट कर लेना, कोई भी समस्या आती है प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा जो भी नंबर दिया गया है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।